सीएपीएफ भी बहुत बेहतरीन काम कर रही है। सीएपीएफ ने भी पंजाब प्रॉब्लम सॉल्व की है, सीएपीएफ ने कश्मीर में बेहतरीन काम किया है, सीएपीएफ ने नक्सल्स के विरुद्ध बहुत काम किया है, सीएपीएफ ने पूरे नॉर्थ ईस्ट में काम किया है, सीएपीएफ ने पार्लियामेंट बचाई है, सीआरपी ने अयोध्या का मंदिर बचाया है। बिल्कुल 1990 में जो कश्मीरी पंडित का एक्सोडस हुआ, जहाँ शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए और कश्मीर हमारा था, वो होता गया और पूरी पुलिस, सारा स्टेट एजेंसी सब देख रहे हैं। ये आप तो वहीं थे, तो आपकी नज़रों में ये कैसे आपने ऑब्जर्व किया कि कैसे शुरू हुआ और क्यों कोई नहीं रोक पाया? वो अपने नैतिक दायित्व को, अपने संवैधानिक दायित्व को बिल्कुल भूल चुके थे, निभा नहीं रहे थे। मैं ये जरूर कहूँगा, जो रोज वहाँ से मस्जिदों से उनको डराया जाता था, उनके घरों के ऊपर पर्चे लगा दिए जाते थे, बलपूर्वक उसको रोका जाना चाहिए था। एक तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से उनके सामने ऐसा लग रहा था कि जैसे समर्पण कर चुकी है। इसके बारे में अनुसंधान होगा, लिखा जाएगा, तो मतलब लोग बाग कहेंगे कि किस तरह की सरकार थी उस समय भारत में। डर तो होता है गोली लगने का, जब चारों तरफ हल्ला मस्ताओ, अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर, लड़के लेंगे आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी, आज़ादी का एक ही ढंग, गुरिल्ला जंग, गुरिल्ला जंग। कश्मीर पुलिस तो 100 में से 100% डिफंक्ट थी कि अगर आपका एक जवान भी उस इलाके में रह गया तो उसकी टॉर्चर करके मृत्यु बिल्कुल सुनिश्चित है। हमारी जो एजेंसी थी वो बिल्कुल सोती रहीं। 20-20 लोगों के ग्रुप बनाए, उनको अलग अलग कोड नेम दिए और फिर ये आतंकवादी गतिविधि शुरू हुई। मान लो कश्मीर में भी ऑपरेशन इलाके में अगर आर्मी 3 साल रह गई, 100% गारंटी है कि उसको पीसफुल पोस्टिंग मिलेगी ही मिलेगी। भाई आप उस फोर्स का मोराल कैसे बढ़ाएंगे जिसमें 15-15, 16-16 साल तक पहला प्रमोशन नहीं हो रहा। जहां हमारा एक भी जवान अगर अपनी सर्विस कंडीशन की वजह से अपनी जान छोड़ देता है, आत्महत्या कर लेता है या सर्विस छोड़ देता है, ये दुखद और सोचनीय है। Hello and welcome to TDM Manthan. I'm Vatsala and we are back in 2026 with a very very powerful, super amazing episode. एक बहुत ही हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ। हमारे आज के गेस्ट, आप अगर गेस करें, he is a decorated officer of the Indian Paramilitary Forces with 35 years of experience in anti-terror and counter-insurgency operations. इंडिया के सबसे सेंसिटिव और चैलेंजिंग रीजन्स में इन्होंने ये काम किया है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, द नॉर्थ ईस्ट, छत्तीसगढ़, पंजाब एंड झारखंड। लेकिन सबसे ज़्यादा एक डिफाइनिंग टेन्योर इनके इस आउटस्टैंडिंग करियर का हम बोलेंगे कश्मीर में है, या ये बोल सकते हैं कि कश्मीर इनके रगों में है। कश्मीर का ज़र्रा ज़र्रा इनको जानता है और ये कश्मीर के ज़र्रे ज़र्रे को जानते हैं। इन्होंने कश्मीर में, इनकी जो स्पेशल टास्क फोर्स बनी थी, वो उसने पहली बार जब कश्मीर में आतंक 1989 में पहली बार उठा, अपने पीक पे था, तब उन आतंकियों को जवाब दिया था जब किसी और फोर्स को टेररिज्म से हैंडल कैसे करते हैं, टेररिस्ट को कैसे हैंडल करते हैं, उसका कोई अंदाज़ा तक नहीं था। आज जब कश्मीर में हालात फिर से एक बार इतने मुश्किल लग रहे हैं, 2025 में क्या हुआ वो हम सब देख चुके हैं, तो आज हम उनसे बातें करेंगे कि तब उन्होंने किन खतरों को अपना सामने देखा और उसके बाद भी उन आतंकियों का सामना किया, उनको पकड़ा, और आज इन भारत पर किस तरह का खतरा मंडरा रहा है। सो लेट्स वेलकम द रियल हीरो of Indian paramilitary forces, or should I say the real dhurandhar of this land, Kamal Kant Sharma sir, retired, he retired as IG CRPF and he's on a show today. So it's a very very big honor to have you with us. आपको भी नमस्कार और इतनी प्रशंसात्मक शब्दों के लिए आपका धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।
थैंक यू। कैसे हैं आप सर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी 2026 आ गया जी। है और ऐसा बताया जा रहा है कि ये साल और भी खतरनाक होने वाला है। अब खतरनाक होगा तो उसको भी समाधान होगा। जब किश्ती को वहाँ से खींच के ले आए हैं अब तो कोई ऐसा नहीं है अब। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो आप सबसे पहले, क्योंकि आपके बारे में और भी इतना कुछ है जो मैं इतने इंट्रो में नहीं बता पाई हूँ, तो आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को जिससे पता लगे, और आप गैलेंट्री अवार्ड विनर हैं, बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है इसको। तो आप सबसे पहले आपकी जो पोस्टिंग है आपके करियर की, वो कहाँ पे रही और कब आपने सबसे पहला एक्शन देखा? बस यूं कहिए कि जैसे आप जन्म लेते ही और आपको फिर लड़ना पड़े, तो वैसा ही। एक तो मैं हूँ भी भगवान श्री कृष्ण के स्थान से, श्री वृंदावन धाम से, तो जैसे वो पैदा हुए और संघर्ष में उतर गए, वैसे ही जैसे ही हमने सीआरपीएफ ज्वाइन की तो हमारी पहली जो पोस्टिंग थी, तैनाती थी, वो ही पंजाब में थी। और पंजाब उन दिनों आप अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हॉट था। रोज़ लोगों को बसों से उतार के मारा जा रहा था, जगह जगह बम विस्फोट हो रहे थे। एक अजीब तरह का माहौल था कि जहाँ सड़कों पे चलना दुश्वार था। तो और एक बड़ा भयानक सा माहौल था उन दिनों। तो ऐसे समय में हमें पहले दिन पंजाब, पहली पोस्टिंग ही पंजाब में मिली, और माहौल इतना ज़्यादा वहाँ गंभीर था कि हमें अपने बटालियन हेडक्वार्टर तक जाने का अवसर नहीं मिला। बोला सीधे जाइए, कंपनी जो हमारी होती है वहाँ चार्ज लीजिए, और वहीं हमें ब्रीफ किया गया और ऑपरेशन वहाँ से शुरू हो गए। आप कितने साल के थे सर? हम उस समय लगभग 26 साल के थे। अच्छा, तो काफ़ी यंग ही माना जाता है 26 में कि आप, और पहली बार में ही सीधा इतना एक क्या बोलते हैं उसको, एक इतना हार्ड पोस्टिंग एक तरह से। नहीं, हार्ड तो नहीं, हम उस ट्रेंड ही उसके लिए हुए थे। अच्छा। वही आप समझ के आ रहे हैं, आप जान के आ रहे हैं कि आपको देश की सेवा करनी है और देश राष्ट्र विरोधियों से लड़ना है, दुश्मन से लड़ना है, और उसके लिए हमें ट्रेनिंग दी। पर फिर भी पहली बार जब आप ग्राउंड पे निकले होंगे कि आज है ना, पहली बार हम उस बैटल फील्ड में एक तरह से जा रहे हैं, तो वो कैसा था आपका अनुभव? बहुत अच्छा लग रहा था। वो मतलब था कि हम कुछ करेंगे, अंदर जज्बा था, उत्साह था, उमंग थी, ऊर्जा से सराबोर थे। तो वो सब कुछ बहुत अच्छा था कि हाँ, हम किसी भी कीमत पर अपने राष्ट्र की, अपने नागरिकों की सुरक्षा करेंगे, ये अंदर एक जज्बा था। तो वहीं पे सबसे ज़्यादा जो उस टाइम की मिलिटेंसी पंजाब में जो ऑपरेशन, सबके बाद जो एक नाम है ब्लैक थंडर, वो हम लोग स्कूल बुक्स में भी पढ़ते आए हैं, तो वो एग्जैक्टली क्या था? वो ये था कि जो हमारा, आप पार्ट थे उसका? हाँ, हम पार्ट थे उसका, क्योंकि उसके चारों तरफ डिप्लॉयमेंट सीआरपीएफ का था और हमारी बटालियन का भी डिप्लॉयमेंट था। हम भी वहाँ, ब्रह्मबूटा एक जगह है, वहाँ हमारी भी एक पोस्ट लगी थी। और शहर में पूरे में जो सीआरपी डिप्लॉयड थी, तो उस पर जो शांति बनाए रखना, कोई ऐसी घटना ना हो जाए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू था। क्योंकि पहले ब्लू स्टार हुआ था तो आपने देखा था बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, और लोगों को की संवेदनाओं को आहत हुई थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक्चुअली ये था कि स्वर्ण मंदिर में जो है दोबारा से जो आतंकवादियों ने अपना कब्जा कर लिया था, तो उनको निकालना था। क्योंकि ब्लू स्टार ऑपरेशन में ये हुआ था, जो नुकसान हुआ था, बहुत फोर्सेस का नुकसान भी हुआ था, और हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, सबसे श्रद्धेय स्थल हैं, हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, हमारी श्रद्धा के स्रोत हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा था। तो सरकार की तरफ से भी ये सोच थी कि भाई वहाँ कोई नुकसान ना पहुँचे, वहाँ आतंकवादियों को वहाँ से निकाला जाए, ये मुख्य था। तो उसमें सर आप लोग का एक्शन क्या था? मतलब उस आप अंदर घुस पाए उसमें? नहीं, उसमें हमारा अंदर जाने का नहीं था उस समय तो, क्योंकि हमारी जो बटालियन थी उसकी जिम्मेदारी चारों तरफ सुरक्षा की और उस तरह की थी, तो वहाँ अंदर जाने का
हमारा नहीं था और फोर्स का अंदर जाने का उस समय तक वो सोचा भी नहीं गया था। उनको कहा कि इनको चारों तरफ से हम इनका रसद पानी रोक के इन्हीं को बाहर निकालेंगे, ये मुख्य और फिर कितना सोचा। समय लगा उसको करने में? हाँ, समय तो लगा था, ज़्यादा समय नहीं था, लेकिन अब एग्जैक्टली इस समय मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन पर वो मुश्किल था। हाँ मुश्किल तो था, मुश्किल था। उसमें एक डीआई साहब की गोली भी लगी थी, जिसके बाद फिर वो ऑपरेशन शुरू हुआ। तो उस समय केपीएस गिल जो वहाँ पे पंजाब में चीफ थे, उनका काफ़ी नाम आता है ऐसा कि उनके वो सभी पुलिस डिपार्टमेंट्स में उनका एक रोल मॉडल की तरह देखे जाते हैं। तो उनसे कोई जुड़ा किस्सा आपका, कोई इंटरेक्शन बताइए। इंटरेक्शन वहाँ तो मेरे एक बैचमेट हैं श्री अजय पांडे, वो उनके साथ रहे, उनके स्टाफ अफसर रहे थे। तो वैसे तो उनसे मिलना होता था काफ़ी, लेकिन जो आमने सामने बातचीत और अपनी समस्याएं बताना, उनका मार्गदर्शन लेना, वो कश्मीर में ज़्यादा हुआ। कश्मीर में जब वो आए थे, जब डीजी सीआरपीएफ बन के जब वो आए थे, तब उनसे बातचीत वहाँ तो हुई, वहाँ कश्मीर में। लेकिन यहाँ कोई व्यक्तिगत नहीं था। हाँ, वो हमारी प्रेरणा के स्रोत थे। वो जहाँ भी जाते थे, वो एक, जैसे कहते हैं ना कि उनके आने से पूरी उसमें एक उत्साह भर जाता था। वो उस तरह के व्यक्तित्व था उनका। उनको आप देखिए, क्योंकि उनका मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा, वो कहते थे कि जहाँ भी जब भी मैं कोई भी राष्ट्रगान सुनता हूँ और तिरंगा फहरता हुआ देखता हूँ, तो मेरे राष्ट्र के लिए जो काम करने की शक्ति कई गुना और बढ़ जाती है। तो वो एक भारत की महान शख्सियत थे। इसको ये उनकी एक अलग बात थी। हाँ, अलग सबको, जो मतलब सब ऑफिसर्स से अलग। हाँ, वो एकजुट होकर उन्होंने पंजाब को, अगर आप सोचें कि पंजाब को उन्होंने बचाया, तो अगर श्रेय देना हो, बाकी लोगों सभी ने मेहनत की, लेकिन उनका जो लीडरशिप थी, मेरे ख्याल से इंडिया की बेस्ट लीडरशिप उन्होंने दी उस समय। सर, उस समय में बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो अभी करंट हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल सर, वो भी उस समय आईबी में आई थिंक जॉइंट डायरेक्टर थे उस समय डिप्टी डायरेक्टर थे। अच्छा, तो उनका भी ये था कि वो भी उस थंडर ऑपरेशन के पार्ट में, मतलब जुड़े हुए थे किसी तरह। वो काफ़ी ऑपरेशंस में अंदर ही अंदर जो जुड़े हुए थे। सर, तो उनसे आपका इंटरेक्शन हुआ, कोई मज़ेदार चलिए किस्सा, फिर कोई बातचीत? वहाँ उनके साथ एक ऑपरेशन हमने किया था, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने प्लान किया था, वो हमने किया था ऑपरेशन। वो शुरू से ही ऐसे हैं? हाँ, शुरू से ऐसे हैं। और उनसे जो जिस ढंग से उनका सोच था, जिस ढंग से उनका था, उन्होंने आतंकवादियों में खौफ पैदा कर दिया था। कैसे सर, थोड़ा आपको थोड़ा विस्तार में बताना मतलब विस्तार में ये है कि अगर तुम मारोगे, अब तो हो चुका ना सर, आप आराम से बता सकते हैं। मतलब इसको कहते हैं कि टिट फॉर टैट, जैसा सठे साठ्यम समाचरित, जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। ये नहीं कि तुम तो हमारे साथ कुछ भी कर दो और हम पूरे रूल रेगुलेशन, कानून और संविधान और इससे बंधे रहेंगे। नहीं, हम भी मुक्त हैं। अगर तुम कानून को नहीं मानोगे तो हम भी कानून को, मतलब कानून से ऊपर हमारे लिए मानवता है, और मानवता और उससे ऊपर भी हमारे लिए राष्ट्र की एकता है। मतलब ये पाठ हमने डोभाल साहब से भी सीखा कि ये जो रूल रेगुलेशन, कानून, इससे ऊपर मानवता और राष्ट्रीय एकता है। इसके लिए हम सब कुछ करेंगे। कैसे वो मोटिवेट करते हैं सर ऑफिसर्स को? कोई उनकी कोई अलग क्या है उनमें इतना, जो मतलब खुद में एक तो बहुत सरल हैं, वो सरल हैं। दूसरा, वो खुद में एक्शन करते हैं, तो फिर अच्छा, खुद ही एक्शन, मतलब आगे से, मतलब वो उसमें रहते हैं। तो अच्छा सर, अभी भी आपने पूरा खुल के नहीं बता रहे। क्या ऑपरेशन था वो? वो ऑपरेशन इस तरह था कि कुछ आतंकवादी कहीं भी जाके मार देते थे, तो लोगों को। हाँ, तो इस तरह का ऑपरेशन। कैसे आप आइडेंटिफाई करते थे? मतलब जैसे अगर ऐसा हो रहा है, मान लीजिए कोई घटना रात में हो गया, तो कैसे आइडेंटिफाई करके, और फिर आप लोग कब अटैक करते थे? नहीं, देखिए, ये केवल ऐसा नहीं है कि आतंकवादियों ने कोई घटना की। हम पहले से
आतंकवादियों को, जैसे कश्मीर यहाँ है, पंजाब की बात है, तो पंजाब में बहुत से जो टेररिस्ट, जो पहले टेररिस्ट रहे थे और उनको फिर अपना समझ में आया कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना, तो वो लोग सुरक्षा बलों की सहायता करते थे, वो लोग सूचना देते थे, वो लोग आइडेंटिफाई करते थे, तो वो उनकी सहायता से फिर वो एक चेन बन जाती थी। तो ये बहुत ही एक मेटिकुलस तरह का है कि एक स्टेप बाय स्टेप आप हर चीज़ में आगे बढ़े। ये सारी चीज़ें मतलब ये एग्जैक्टली उनके हाथ में, जहाँ इन्हीं से वो उनको मौका मिलता था मान लो, तो वो लोग कर देते थे, लेकिन हम लोगों को भी फिर मालूम पड़ जाता था कि किस तरह या किस ग्रुप ने किया है, तो फिर कार्रवाई की जाती थी। तो उसके बाद आप आपके फेवरेट जगह, आई थिंक, जो आप हमेशा बोलते हैं, कश्मीर में आपकी पोस्टिंग हुई। तो तब तो सर पहले तो कश्मीर पीसफुल था इस तरह का, इसीलिए तो हमें भेजा गया था, हमें ये बताया गया क्योंकि हमारी जो बटालियन थी उसने बेहतरीन काम किया था पंजाब में। करीब काफ़ी जो वहाँ के उनको कहते थे जो आतंकवादी, उनको मारा था, और बहुत बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद किया था वहाँ से बरामद। तो एक इनाम के स्वरूप, एक उसको पुरस्कार के स्वरूप हमसे कहा कि अब आप शांति के लिए जाइए कश्मीर, एंजॉय करिए अच्छा पर्यटन स्थल है, बोले जाइए अब वहाँ आप। तो हमें इसलिए शांति स्वरूप ये पोस्टिंग दी गई कश्मीर की। वो शांति की पोस्टिंग कौन जानता था कि जानता तो कोई नहीं था, बदलने वाली है। अब ये दुर्भाग्य सौभाग्य सब कह सकते हैं कि मतलब किसी को नहीं पता था, और इतनी बड़ी घटना होने वाली है, एक इतनी बड़ी इंसर्जेंसी वहाँ शुरू होने वाली है, इतना बड़ा टेररिज्म होने वाला है, और हमारी एजेंसियों को नहीं पता था। ये थोड़ा सा दुर्भाग्य है जिसका दुख होता है मुझे। बिल्कुल सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इतने बड़े देश के इतनी सारी एजेंसीज हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही है, और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है जहाँ तक हम जानते हैं, कि उनको ना पता हो और उनकी कोई तैयारी के नाम पे कुछ भी ना हो, या कुछ एक होता है ना, एक अवेयरनेस भी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उस समय मैं भी यही सोचता था कि कोई सरकार कैसे ऐसी हो सकती है कि जो वहाँ का जो बस स्टैंड था वहाँ आवाज़ लगती थी सोपोर कोपोर ओपोर, मतलब आप सोपोर जाइए या कुपवाड़ा जाइए, कोपोर या ओपोर, मतलब उस पार जाना है तब भी चलिए बस में। बटमालू एक जगह है श्रीनगर में, वहाँ ये आम आवाज़ लगती थी। उस पार मतलब पाकिस्तान? पाकिस्तान तो नहीं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, POK। तो आप एग्जैक्टली कौन से ईयर में आए थे सर कश्मीर पोस्टिंग? 89। और 89 के एंड में ही हाँ, 89 अगस्त 13 अगस्त 1989 में पहला इंसिडेंट हमारा हुआ वहाँ। तब आपको कितना समय हुआ था कश्मीर आए? वहाँ तीन महीने करीब हुए थे बस। 3 महीने के एंजॉयमेंट के बाद सर जब पहला इंसिडेंट हुआ, आप लोग की क्या रिएक्शन था उसको लेकर? रिएक्शन एक्चुअली उस समय तक CRPF को न तो बताया गया था कि यहाँ क्या होने वाला है, कुछ नहीं। केवल एक जो पेज होता है, इस पे 25 मिलिटेंट के नाम, शौकत बख्शी, शकील बख्शी, यासीन मलिक, हमीद शेख, और ये लगभग 25 जो आतंकवादी थे, इनके नाम लिख के आ गए थे कि साहब ये हैं, और कोई सूचना नहीं थी कि क्या होने वाला है क्या नहीं है। और उस समय तक हम लोग 1/3 मतलब 1/3 लोग ये बोल्ट एक्शन राइफल, जिसमें आपको हर बार गोली भरनी पड़ती है, 1/3 खाली हाथ, और 1/3 जो है डंडे के साथ। इस तरह डिप्लॉयमेंट के लिए जाते थे, जिसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। आतंकवादी गतिविधि का कोई वहाँ इस तरह का सुराग नहीं था कि भाई यहाँ आपके ऊपर हमला हो सकता है। तो 13 अगस्त को हमारी एक पार्टी ट्रक में बैठ के, आपने जो ट्रक आते हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस देती थी, वहाँ से ड्यूटी करके वापस आ रही थी, तो खानियार पुलिस थाने के पास उनके ऊपर घात लगा के हमला किया गया, जिसमें ये यासीन मलिक और वगैरह पार्टी सारी थी।
और उसमें हमारे 3 जवान शहीद हो गए और 10 इंजर्ड हो गए। जबकि हमने पंजाब में इतना बेहतरीन काम किया था और हमारे जवान घायल हुए थे पर शहीद नहीं हुए थे वहाँ। यहाँ एक ही हमले में इतना होना ने हमको बिल्कुल झकझोर दिया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद कहीं हम लोग सतर्क हुए कि कोई आपकी सहायता नहीं करेगा, आपको खुद करना है, खुद पकड़ना है, खुद इंटरोगेट करना है, खुद एक्शन करना है। मतलब पूरी तरह से कश्मीर पुलिस तो 100 में से 100% डिफंक्ट थी कि उनके सीनियर अफसर्स को छोड़ दीजिए, बाकी कहीं कोई ऐसा नहीं था कि जैसे भाई जो हमारा संविधान है उसमें लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। बिल्कुल। हम लोग जाते हैं वो उनकी मदद के लिए जाते हैं और जो वो लोग हैं वही बिल्कुल या तो इतने डिमोरलाइज हो जाएं कि वो कहीं दिखते ही नहीं थे। अच्छा। और सहायता की तो बात ही छोड़ दीजिए उन दिनों। सर तो पुलिस का फेलियर इतना ऐसे रोल की डिफंक्ट है ये, वो क्या इससे पहले भी डिफंक्ट थे हमेशा से? नहीं, उससे पहले उन्होंने काम किया है भाई, वो चल ही रहा था ठीक ठाक। ये एक प्लानिंग के जरिए उन्होंने हर एक डिपार्टमेंट को वहाँ जो है पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था अंदरूनी तरीके से। और हमारी जो एजेंसी थी वो बिल्कुल सोती रहीं। आप जैसे रिसर्चर को जाना चाहिए वहाँ, जिनको रुचि है उनको उस समय 88 मैं तो कह रहा हूँ 87 से आप लोगों को रिसर्च शुरू करनी चाहिए किस तरह वहाँ ग्रुप बने। क्योंकि हमने तो बाद में किया कि भाई यहाँ कैसे हम लोग इस तरह पकड़े गए, मतलब अनअवेयर पूरी तरह सुरक्षा बल। हमें मालूम पड़ा कि किस तरह वहाँ नीचे लेवल पर जाके पहले उन्होंने क्लब बनाए, स्पोर्ट्स क्लब। अच्छा। स्पोर्ट्स क्लब में जैसे अलग अलग इलाकों से, जैसे एक श्रीनगर से लिया, एक अनंतनाग से लिया, एक सोपोर से लिया, एक बारामूला से लिया, ऐसे करके 20-20 लोगों के ग्रुप बनाए, उनको अलग अलग कोड नेम दिए और फिर ये आतंकवादी गतिविधि शुरू हुई। तो क्या वहाँ की स्थानीय पुलिस या जो आसूचना संस्थाएं थी उनको कुछ नहीं पता था, क्योंकि हमें कोई सूचना नहीं दी गई थी। कोई आपको इस बारे में कुछ कहीं दूर दूर तक नहीं, कोई हेड्स अप नहीं था? कहीं नहीं, कहीं नहीं। तो सर आप ये बोल रहे हैं ना कि उसमें पहले से एक मेंटली एक ब्रेन वॉश करने हाँ, का वो चल रहा काम था चल उनका। रहा था। हाँ। और वो इस लेवल पे चल रहा है कि हर तरह से उसमें हर जगह से लोग शामिल किए गए हैं। हर जगह से तो उन्होंने एक रणनीति के तहत किए। बिल्कुल। क्योंकि अगर एक जगह से करेंगे तो एक आदमी दूसरे आदमी को जानता है, अगर वो मालूम पड़ जाएगा तो पकड़ा जाएगा और पूरा सारा ग्रुप टूट जाएगा। लेकिन इस तरह मान लो एक पकड़ा भी गया तो उसको उसका केवल कोड नेम मालूम है, दूसरा नाम नहीं मालूम। तो ये इसलिए तो एक उन्होंने प्लान स्ट्रैटेजी से वो आपके अंदर घर में आके इस तरह से धीरे धीरे प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ। और क्योंकि कश्मीर पुलिस उसमें कश्मीरी ऑफिसर्स ही होंगे मोस्टली। हाँ, अधिकतर वही थे। और वो भी इसका मतलब वो भी उसी का पार्ट है अगर वो चुप हैं। बिल्कुल चुप वो किस वजह से थे, क्योंकि जब मैं बता रहा हूं कि मैं केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधि बल होने के बावजूद हमें कुछ नहीं मालूम था। और क्योंकि हमें तो वहाँ केवल एक्शन करना था, उनके परिवार भी वहाँ थे, उनकी सारी चीज़ें थीं। फिर एक धार्मिक उसका भी एक एजेंडा था कि वो भी शायद हो सकता है कि उनको प्रभावित कर रहा हो। लेकिन हाँ, ये है कि उस समय तक जो अपनी कश्मीर पुलिस है वो ऑलमोस्ट डिफंक्ट थी। सब कुछ जानते हुए उनके सामने हो रहा था, क्या करेंगे। हाँ, कारण कुछ भी हो वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ वो डिफंक्ट थी। उसके बाद सर बिल्कुल 1990 में जो कश्मीरी पंडित का एक्सोडस हुआ, वहाँ पे इतना भयंकर एक मैसेकर टाइप बोल सकते हैं उसको, वो होता गया और पूरी पुलिस सारा स्टेट एजेंसी सब देख रहे हैं। ये आप तो वहीं थे, तो आपकी नज़रों में ये कैसे आपने ऑब्जर्व किया कि कैसे शुरू हुआ और क्यों कोई नहीं रोक पाया? वो रोकेगा कहाँ जब कोई इस तरह का आपको प्लानिंग हो। जैसे चींटी भी होती है। अब
आपको सर्दी पड़ रही है, सर्दी है इस समय, तो वो अपना खाना इकट्ठा कर लेती है पहले, ठीक है। बारिश होने वाली होती है तो लोग बाग अपना घोंसला बना लेती हैं, चिड़िया सब कुछ है, पहले से पूर्व अनुमान लगाए जाते हैं ताकि उसकी तैयारी की जा सके, ठीक है। लेकिन यहाँ इतने बड़े वो इंसर्जेंसी शुरू होने वाली थी, सारी चीज़ें होने वाली थी, इनको पता नहीं था किसी को। कम से कम फोर्स ही ले जाकर रख लेते वहाँ, वो भी नहीं था, वो भी नहीं था, वो नहीं था। मतलब इस पर तो जब भी इसके बारे में अनुसंधान होगा, लिखा जाएगा, तो मतलब लोग बाग कहेंगे कि किस तरह की सरकार थी उस समय भारत में। बिल्कुल समझ के परे है कि वो ऐसा कैसे होने दे सकते हैं, या कहाँ? तो वो भी उसमें शामिल है। अब ये इतनी बड़ी बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, वो अपने नैतिक दायित्व को, अपने संवैधानिक दायित्व को बिल्कुल भूल चुके थे, निभा नहीं रहे थे, मैं ये जरूर कहूँगा। क्योंकि कहीं कोई मतलब मालूम ही नहीं पड़ता था क्या है क्या नहीं है। आप जा रहे हैं ड्यूटी, कहीं से फायर आ गया तो आप केवल एक्शन कर रहे हैं, कोई प्रीएम्प्टिव एक्शन नहीं है कि भाई जाके मिलिटेंट्स को पकड़ना है, ये करना है, वो करना है, ये कुछ नहीं था। तो आप लोगों का उसमें कोई रोल था सर, जब हो रहा था ये एक्सोडस, वो लोगों को भाग रहे हैं अपना घर छोड़ के, उनको भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि संवैधानिक रूप से लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। सीआरपीएफ सुओ मोटो जाके कोई काम नहीं कर सकती। हाँ, आपके सामने कोई अगर अपराध हो रहा है तो आप रोकेंगे, आपके सामने किसी को मारा जा रहा है तो आप रोकेंगे, लेकिन सीआरपीएफ को कहाँ डिप्लॉय करना है? अच्छा। ये काम स्टेट पुलिस का है। सीआरपीएफ से क्या काम लिया जाना है, ये काम स्टेट पुलिस का है। या तो जब वहाँ राज्य सरकार हटा दी जाती है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल रहते हैं, गवर्नर रहते हैं, उनके डायरेक्शंस पे काम होते हैं। फिर उसमें जो सीआरपीएफ को, फिर भी जो मशीनरी वही रहती है, कानून वही रहते हैं, तो ये मुख्यतः काम उनका था। अगर ये काम सौंपा जाता सीआरपी को कि आप यहाँ से भाई इनको नहीं जाने देंगे, लेकिन उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। उसके लिए जो रोज वहाँ से मस्जिदों से उनको डराया जाता था, उनके घरों के ऊपर पर्चे लगा दिए जाते थे, वो उस सबको पहले रोक दिया जाना चाहिए था, उनको बलपूर्वक उसको रोका जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, एक ढुलमुलपन का था। एक तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से उनके सामने ऐसा लग रहा था कि जैसे समर्पण कर चुकी हैं। अच्छा सर, आप लोग का एक्शन कब आया फिर? अब एक्शन तो ये जो है ना, जो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, मतलब जब पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर चला गया, जब गया, जब उजड़ ही गया, सब उजड़ गया, खत्म ही हो गया, जब कुछ नहीं कर रहे, तब हमसे कहा गया कि भाई आप एक्शन लो, शुरू करो। जब सब खत्म होने के बाद आपको एक्शन दिया गया? एक्शन दिया गया कि भाई आप एक्शन लो। फिर भी मतलब वो ऐसा था, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारा सोच ये था उस समय भी कि भाई ये नियम कानून और सारी चीज़ें मानवता और राष्ट्र को बचाने के लिए हैं। तो हमने फिर मानवता और राष्ट्र को बचाने के लिए काम किया। उसको हमने फिर किसी चीज़ को वहाँ अपने आड़े नहीं आने दिया। तो पहला आपने जो टेररिस्ट पकड़ा सर, वो कैसे था, कहाँ से? कोई इंटरेस्टिंग आपका जो ऑपरेशन सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग जो था, वो आप बताइए। देखिए, एक दो ऑपरेशन आपको बताते हैं कि शुरुआत में गवर्नर साहब थे उस समय, जगमोहन साहब पहुंच गए थे, तो उनके पास एक कोई लड़का पहुंचा, तो कहा कि सर उन्होंने ये कहा था, उन्होंने घोषणा की थी कि कोई भी पाकिस्तान ट्रेंड, पीटीएम उसको कहते थे, पाकिस्तान ट्रेंड मिलिटेंट को पकड़ाएगा तो उसको 25,000 रुपये देंगे। उस समय उन्होंने इनाम देने की घोषणा की थी। तो एक लड़का उनके पास पहुंचा वहाँ
कि साहब ऐसे ऐसे एक मिलिटेंट है मेरे गांव में, आतंकवादी, उसे मैं पकड़वा सकता हूँ। तो हमारे उस समय आईजी बहुत ही डेयर डेविल और बहुत ही एक्शन वाले आईजी थे, मिस्टर डी गुप्ता। तो उन्होंने मुझे, वो जो लड़का गवर्नर साहब ने गुप्ता साहब को दे दिया। गुप्ता साहब हमारे जो आईजी साहब थे, उन्होंने हमको बुला के कहा कि भाई इसको ले जाके आप पकड़ के लाओ उसको। अच्छा। तो उन दिनों तक हमने काफ़ी अध्ययन कर लिया था, कैसे है, बात है, क्या है। तो ये त्राल का इलाका, जिसे साउथ कश्मीर कहते हैं, जहाँ के जमाते इस्लामी का गढ़ है, और वहाँ हिजबुल मुजाहिदीन, वहाँ उस समय तक ये था कि 3 ग्रुप मेन थे। एक JKLF जो अर्बन इलाके में था, दूसरा हिजबुल मुजाहिदीन जो कि जिसकी जड़ें ज़्यादातर रूरल इलाके में थी, प्लस एक पीपुल्स लीग था शब्बीर शाह का। तो चलो इन्होंने हमसे कहा, रात को 7-8 बजे वहाँ से आए दिया, तो फिर प्लान करते करते 10-11 बज गए, और वो त्राल के इलाके में वो ऑपरेशन करना था जाके। थोड़ा सा खतरनाक उस समय भी वो जो था कि ये हिजबुल मुजाहिदीन का गढ़ है वो इलाका। अच्छा। हाँ, ये वही साउथ का इलाका है जहाँ के ये जो अभी पुलवामा हुआ है, पुलवामा से पहले का इलाका जहाँ पे ये CRPF की घटना है, साउथ कश्मीर में आता है। तो मैं और मेरा एक बैचमेट थे, दत्ता साहब, वो दोनों गए वहाँ हमारे साथ। उन दिनों बुलेट प्रूफ वगैरह कुछ होती नहीं थी, कुछ नहीं थी, कुछ उस समय कुछ नहीं था। अब जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती गई तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी आई, और वो भी बाबा आदम के जमाने की 18-18 kg की भारी जिनको आप उतना एक्शन में आ ही नहीं पाएंगे उसके साथ। तो उनको लेके, उस लड़के को लेके हम गए। ये ऑलमोस्ट आप सोचिए कि पहला या दूसरा ऑपरेशन में था। तो जब अब रास्ता हमको भी नहीं मालूम कहाँ जाना है। अच्छा, ये मालूम है कि वहाँ हिजबुल मुजाहिदीन का गढ़ है, रात में गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। अब आपको जाना है, किस तरह करना है, प्लानिंग आपकी है, आपको अपनी जवानों की भी सुरक्षा है, आतंकवादियों को भी पकड़ना है। चलिए गए। अब रात में वहाँ न तो कोई, बिल्कुल नीरवता जिसे कहते हैं, मुझे अभी तक वो सीन याद आता है कि जैसे एक नदी थी, वहाँ से नदी बह रही है, सीन तो बहुत अच्छा था, ऊपर चंद्रमा चमक रहा है, ये सब ठीक था। लेकिन ये था कि अगर यहाँ थोड़ी भी इनको मालूम हो गई आतंकवादियों को, तो वो जो है आपको परेशानी में डाल सकते हैं। तो हमने जाके वो उसको बताया किस घर में, उसने एक घर बताया। अब आप सोचिए कि आपके पास फोर्स लिमिटेड है, फोर्स उस समय तक ज़्यादा पहुंची नहीं थी, तो फोर्स लिमिटेड है। वहाँ आपको अपनी गाड़ियों को छोड़ा पहले 2 किलोमीटर पहले, क्योंकि उसके बाद सड़क नहीं थी। उनको लेके आए, पहले घर में उसने बताया कि साहब इसमें है, उसमें उसने आइडेंटिफाई किया कि ये एक है, मिलिटेंट है। उसके बाद 3 घर और गए, तो हर जगह आइडेंटिफाई करके जो भी उसने बताए, लड़के ने उनको पकड़ा। अब इतनी देर में पूरे गांव में हंगामा हो गया, आप सोचिए। तो फिर उनको लेके आए, और आके फिर हम सुबह, मतलब रात को 10 गए थे, सुबह 5 बजे करीब हम अपने कैंप में वापस आए, पकड़ के। अब उनमें से 3 लोग तो ऐसे थे कि जिनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था आतंकवाद गतिविधियों में। एक का हमको लगा, तो एक को बताया कि भाई हाँ, अपने जो भी उसके पास लड़के छोड़े कि इसको मोटिवेट करो कि ये बताए। तो उसने फिर शाम को कहा कि साहब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपको कहीं
ले चलूँगा वहाँ जहाँ के हमें पाकिस्तान जाने से पहले रोका गया था, जहाँ हमें AK-47 खोल के दिखाई गई थी और वहाँ से फिर हमें पाकिस्तान के लिए बसों में बैठाल के ले गए थे लोग, 60 लोगों को। तो 8 बज गए थे जब तक शाम के, तो फिर बोले बात हुई, हमारे जो IG थे बोले नहीं ऑपरेशन करिए आप। अच्छा, तो कंटिन्यू करिए। तो फिर हम उसको लेके गए। तो उसने जो घर आइडेंटिफाई किया, वो घर हमने जैसे एक ड्रिल बना ली थी, जैसे कॉर्डन किया उस घर को। अब ये जो है आज के इलाके में आप इसको शांतिपूर्वक सुन सकती हैं। उन समय जब चारों तरफ हल्ला मस्ताओ, अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर, लड़के लेंगे आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी, आज़ादी का एक ही ढंग, गुरिल्ला जंग, गुरिल्ला जंग। तब इस स्थिति में जहाँ की अगर आपका एक जवान भी उस इलाके में रह गया तो उसकी टॉर्चर करके मृत्यु बिल्कुल सुनिश्चित है। ये उन दिनों की बातें हैं जहाँ के आप ऐसे इलाके में काम कर रहे थे जहाँ के आप कह तो रहे थे कि हम इनको बचाएंगे, लेकिन वही आपके खिलाफ थे। चलिए, हम उसने जो घर बताया उसको कॉर्डन करके जब हमने वो खोला तो अंदर कोई था नहीं। जब हमने टॉर्च वॉर्च जलाई ऊपर से, तो एक बुजुर्ग आदमी उतर के आए। तो उनसे पूछा कि भाई आपका लड़का कहाँ है? तो बोले सर उसके हाथ में चोट लग गई थी, वो हॉस्पिटल में। किस हॉस्पिटल में? बोला साहब पता नहीं। ठीक है। अब उन्होंने कहा मैं तो साहब जो फ्रीडम फाइटर हूँ, मैंने तो इस तरह भाग लिया था। तो फिर उनके प्रति हमारा भी सम्मान बढ़ गया। भाई जो भी हमारे देश की आज़ादी में जिसने भी भाग लिया है उसको सम्मान बनता है। तो फिर चलते चलते मैंने उससे पूछा कि भाई ये बताओ कि छोटा लड़का कहाँ है? बोला सर वो तो उसकी यहाँ पास में ससुराल है, वहाँ है। तो मैंने कहा चलो वो ही दिखा दो, जब मैंने आए हैं तो चलते हैं उसी से बातचीत कर लें क्या है। तो जैसे पहुँचे घर को, जैसे ही हमने कॉर्डन डाला उस पर, अब वो जो फादर लेके आए थे वो वहाँ पास में एक ऑटो खाली पड़ा हुआ था, उसमें बैठाल दिया उनको। अब जैसे ही मैं खड़ा हुआ हूँ तो एक खिड़की थोड़ी सी खुली, और जैसे बंद होने से पहले मैंने उसमें जोर से पुश कर दिया, उसको धक्का मार दिया, और 2 लड़के उसमें से अंदर हमारे एंटर कर गए। और उन्होंने जाके, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने अपनी ट्रेनिंग इतनी अच्छे ढंग से कर ली थी 2-3 महीने में फिर कि घरों का स्ट्रक्चर किस तरह का है, कहाँ है, कैसे होता है। उन्होंने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के जैसे ही हम घुसे तो इतनी देर में तो ऊपर से एक कांस्टेबल की आवाज़ आई, बोले सर पकड़ लिया, एक पिस्टल और 2 ग्रेनेड मिल गए। ये कैच जो था ये एक तरह से पहला ऐसा कैच था जिसको हथियार के साथ और वो सब पकड़ा गया था। ये अच्छा, अब वो जो पिताश्री थे जो लेके आए थे, अब बेचारे वो परेशान हो गए कि सर अब मेरी तो रिश्तेदारी ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने कहा तुम जाओ, उनको तो हमने उनके घर भेज दिया। और इसको ये जो था पकड़ा गया, ये उस इलाके का हिजबुल मुजाहिदीन का एरिया कमांडर था पूरे का। इसने कई ब्लास्ट किए थे जो आप सरकारी बिल्डिंगों को तोड़ने ताड़ने का। और इससे फिर पूरी हमारी चेन, एक जो आप कह रही थी वो चेन बन गई कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये सब पकड़े जाते रहे। फिर दूसरे दिन फिर एक इसी की उस पर ये जो है सुबह 9 बजे पहुंच के, अब आप लगाइए पिछले 9 से चल रहे हैं हम, और अब फिर ये सुबह तक ये ऑपरेशन हुआ 5-6, और फिर 9 बजे फिर दूसरा ऑपरेशन करने चले गए कि जहाँ के हमने वहाँ से फिर वहीं जो आपका जो इलाका है वहाँ से जहाँ ये बाग हैं, निशात बाग, वहाँ से नॉन स्टॉप चल रहा है, नॉन स्टॉप। वही तो मैं कह रहा हूँ कि 24 घंटे में से हम ऑलमोस्ट 18 घंटे काम करते थे वहाँ। तो वो ये जो पहली जो कैच थी, ये जो थी, इसने फिर
1 से 2, 2 से 4, 2 से 4 से 16, 16 से 64, इस तरह फिर 64 इतने ज़्यादा? भाई कल्पना नहीं कर सकते थे हम लोग कि इतने आतंकवादी होंगे। अच्छा, दुर्भाग्य उनका क्या हुआ, उन्होंने तो अपनी तरफ से स्ट्रेटजी अपनाई कि भाई एक एक गांव से लेके और हम पता नहीं लगने देंगे इनको, क्योंकि एक दूसरे को नहीं जानते तो क्या बताएंगे कैसे। लेकिन जो वैली है वो ज़्यादा लंबी चौड़ी है नहीं। भाई हैं तो सब वहीं के, आपको नाम नहीं मालूम लेकिन शकल तो मालूम है, बिल्कुल, इलाका तो मालूम है। तो फिर हम लोगों ने वो फिर तो बस एक इस तरह का वो चल गया कि बिना मतलब कोई दिन ऐसा नहीं जाता था। हमारा जो STF जो ग्रुप बना, स्पेशल टास्क फोर्स, उसके सारे अधिकारी, कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन हम 2-4 आतंकवादियों को न पकड़ते हो या वेपन को न लेके सर, आते हो। इसके बीच में ना, मैं जैसे आप बता रहे तो मेरे दिमाग में वो सीन चल रहा है। तो जब ऐसा आपने एक को पकड़ा तो फिर वो रिजेंटमेंट बढ़ जाता है ना वहाँ पे। तो आप लोग के कभी जवान ऐसा हुआ कि वो लोग कभी घेरे गए हों या कोई ऐसा प्रेशर जो बन जाता है? क्योंकि आवाम, आप बोल रहे हैं वो उन्हीं के साथ हैं, हाँ, वो तो रेजिस्ट ही कर रहे हैं पुलिस को या जो भी फोर्सेस हैं। देखिए इसका नाम जो है बल है, फोर्स है ये। तो ये कोई ऐसा तो नहीं रखा कि हलवा या जलेबी, तो अगर कोई करता था तो उसके साथ फिर सख्ती से निपटना हमारा काम था। फिर वैसे भी कम से कम नुकसान हो इसका हम ध्यान रखते थे। लेकिन ये हमारी जो एक्शन इतने फास्ट होते थे, देखिए जो आर्मी थी वो तो इतनी बड़ी संख्या में जाती थी कि वहाँ वो कुछ नहीं कर सकती वहाँ, मतलब वो इतनी फोर्स इतनी है कि वो हिलने नहीं देती हैंगी, ठीक है। हम लोग STF के पास केवल 24 हमारे पास जवान अधिकारी सब मिला के केवल 24 का ग्रुप था, 3 जिप्सी थी। हमारा एक्शन मतलब बिजली की तरह आप कह सकते हैं, गए, पकड़ा, एक्शन किया और तुरंत वहाँ से, जब तक लोगों को पता चले, लोग इकट्ठे हों, हमारा पर्पस ये है कि वहाँ से लाए, उसको पकड़ा, उसको उससे इंटरोगेट किया, सूचना की। क्योंकि उस समय तक ये था कि भाई इनको आप किस तरह इनके हथियार छीन लो, इनको जो टेररिस्ट हैं इनको पकड़ के अंदर कर दो तो शायद ये रुक जाएगा। तो आपने बोला ना सर, आप लोग के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं थे और उस तरह का उतना वेपनरी भी आप बता रहे हैं कि नहीं था। शुरू में तो हमने AK-47 भी उनसे जो छीनी उन्हीं का उपयोग करते थे। तो वो होता नहीं कि अगर वहाँ से अटैक होता है तो फिर आप कैसे अपने आप को बचाएंगे? देखिए, एक तो हमारा सबसे बड़ी चीज़ जो हमने रखी अपने पास, वो रखा था सरप्राइज। हम अपने एक्शंस को, जैसे हमारी फोर्स खड़ी हुई है तब वो तो मोर्चा बनाए हुए हैं, LMG लगा ली है, सारी चीज़ें हैं, या वो चल रहे हैं बुलेट प्रूफ पहन के चल रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। तो उनके खिलाफ अगर वो एक्शन करेंगे तो हमारे वहाँ नफरी भी ज़्यादा रहती है। जैसे जो हमारा स्टैटिक डिप्लॉयमेंट है वहाँ तो नफरी या जो फोर्स है वो ज़्यादा रहती है, ताकि अगर वो एक्शन करेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। लेकिन हम लोगों का एक तो, जैसे आपने कहा कि कम संख्या में रहते थे हम, बहुत कम संख्या में, और दूसरा हम अब बुलेट प्रूफ पहन के 18 किलो की आपका एक्शन बहुत स्लो हो जाएगा, तो हम लोग रिस्क लेते थे। अब ये चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि जहाँ आपको रिस्क लेना पड़ता है। जैसे डाउनटाउन है, सारे कदल वहाँ जितने, नवा कदल, बोरी कदल, हब्बा कदल, कदल का मतलब होता है ब्रिज। अच्छा। हाँ, जैसे नालामार रोड, नाले को भर के जो रोड बनाई गई उसको नालामार। शालीमार बाग, साली कहते हैं इसको चावल के खेतों को भर के जो बाग बनाया, शालीमार बाग। ये इस तरह का वहाँ, और विशेष तौर से डाउनटाउन का इलाका जो है, आप कभी कश्मीर गए हो तो वो पूरा एक तरह से घोटू टाइप का, मतलब बहुत ही कंजस्टेड और उस तरह का इलाका है। तो हम तो डेली वहाँ जाते थे और वो सबसे ज़्यादा
इन्फेस्टेड इलाका रहता था, जिसमें सबसे ज़्यादा ये छुपे हैं छुपे हैं। terrorists। हाँ। तो आपका सर उसके बाद जैसे अब पहले एक डर आप लोग को कभी लगता है, जैसे ठीक सीआरपीएफ आर्म और सब ट्रेंड है, सब कुछ है, पर क्या आपको भी कभी डर लगता है कि, और किस तरह का डर होता है वो? डर तो होता है गोली लगने का, सीधा सीधा सा बिल्कुल लगता था, क्योंकि आप जा रहे हैं कहीं से, किसी भी समय गोली आ सकती है, तो डर तो रहता है। आपको अपना रहता है, आपके साथ जवान है उनका रहता है, सबका रहता है, किसी की जान ना जाए। हाँ, ये हमेशा लगा रहता है। तो इसीलिए जो भी हम लोगों को सावधानी उठा सकते थे, जैसे एक तो सबसे पास एक ही चीज़ थी हमारे पास, सरप्राइज़, और फिर अपने व्हीकल को छुपाना, अपने को छुपाना, ये सब चीज़ें हम लोग करते थे। सरप्राइज एग्जैक्टली क्या था सर? सरप्राइज तो ये समय का नहीं पता कि हम किस समय जाएंगे, अच्छा, ये किस गाड़ी एलिमेंट में सरप्राइज। जाएंगे, क्या हम यूनिफॉर्म में होंगे या बिना यूनिफॉर्म के होंगे, हमारी गाड़ी कौन सी होगी, ये सब हम अपने पास रखते थे। पर फिर भी पहचानना आसान होगा बहुत ना आसान, ऑफिसर? आप इस रंग को कहाँ ले जाओगे क्योंकि हाँ, उनमें तो बिल्कुल ही अलग दिख जा रहे। तो इन सब में से आपका सबसे खतरनाक टेररिस्ट आपको कौन सा लगा जो आपने पकड़ा है, और जिसके लिए आपको मतलब बिल्कुल ही आप बोले कि ये तो क्या ही पकड़ लिया हमने? देखिए, आपको एक हम ऑपरेशन बताएं कि जो कि आज ही मैं अपने एक जो हमारे साथ में साथी थे उनके साथ मैंने इसकी चर्चा की। एक आतंकवादी, मतलब अपना डाउनटाउन में पूरा घूमे थे उन दिनों, तो हमारे साथ हमारे एक और मित्र थे जो बैचमेट भी थे हमारे, तो उन्होंने कहा चलो अब वहाँ, मतलब हर समय आप इतने टेंस इलाके में रहेंगे जहाँ के कहीं से भी गोली फायर हो सकती है और सारी चीज़ें, तो हम लोग बारामूला रोड जो ओपन थी, जहाँ चारों तरफ इलाके में कुछ घर वगैरह बने हुए नहीं, वहाँ हमने नाका लगाया। तो वहाँ हमने नाका लगाया तो हमें एक टेररिस्ट आइडेंटिफाई हुआ कि साहब ये बहुत बड़ा टेररिस्ट है। अब उसको लेके आए, उससे पूछताछ हुई, तो जितने भी हमारे पास तरीके होते हैं पूछताछ के, वो पूछताछ उससे कर ली, लेकिन सब ने कह दिया साहब ये कोई इसका टेररिस्ट है ही नहीं है। मेरे जानकार में एक और टेररिस्ट जो हमारा दोस्त बन चुका था, उसको मैंने बुलाया और टेररिस्ट दोस्त बन चुका था मतलब जो हमारी मतलब अब वो समझ चुका जो था। भारत के संविधान में आस्था रखे, जो भारत की सब चीज़ों को मान ले, वो हमारा मित्र है भाई। वो जो हमारे राष्ट्र के खिलाफ हथियार उठाए वो गलत है। अब इसी तरह आपने देखा नॉर्थ ईस्ट में सारे समझौते हुए हैं, तो हमारा तो पर्पस व्यक्तिगत किसी से कोई लड़ाई नहीं थी, व्यक्तिगत केवल उन लोगों से थी कि जो भारत के खिलाफ लड़ रहे थे। जब उन्होंने हथियार डाल दिए, जो आपकी सहायता कर रहे हैं, तो फिर तब वो ठीक है, वो हमारे उबर चुके हैं। तो मैंने उससे मिलाया, तो बोला सर ये तो बहुत बड़ा मिलिटेंट है, और ये पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग कैंप लगे हुए थे, ये वहाँ इतने लोगों के ऊपर ये उनका कमांडर बना के भेजा था। मैंने कहा यार ये तो मान नहीं रहा, सब लोग नहीं कर रहे। तो वो उसके पास गया, तो उसने कुछ बात की, फिर कलमा वगैरह पढ़े एक दूसरे से, और ये हुई। फिर ये आदमी रोने लगा जो जिसको हम पकड़ के लाए थे, और कहने लगा, बोला साहब आप वो दो कि आप मुझे कुछ नहीं होने दोगे। तो अच्छा। मैंने कहा बता क्या करेगा? बोले वेपन आपको जितने चाहिए, आदमी आपको जितने चाहिए वो सब मैं दिलवाऊंगा। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो ये बात आईजी साहब के पास गई, फिर गवर्नर साहब भी उन दिनों तक इंटरेस्ट लेने लगे थे, सब पूरी बातें एक उस पे, मतलब अब जो है काम ठीक होने लगा। तो वो आके उन्होंने कहा ठीक है भाई, इनको आप इसको ऑपरेट करिए जहाँ भी ये काम करते हैं। तो एक जगह
कुपवाड़ा से आगे, हम लोग श्रीनगर में बैठे हैं। उसने कहा सर वहाँ चलिए हमारे साथ। तो वहाँ लेके हम गए। अब बरसात हो रही है, रात में गए, वहाँ गाड़ी चलती नहीं थी, सीआरपी बीएसएफ आर्मी का डिप्लॉयमेंट नहीं, और वहाँ आर्मी भी जो उस समय ऑपरेट करती थी तो 2-2 3-3 कंपनियों के साथ ऑपरेट करती थी। इतना खतरनाक इलाका। तो हम लोग भी थे, लगभग 70-80 लोग थे, बड़े सब जितने हमारे 5 ग्रुप थे सभी लोग लेके वहाँ पहुँचे। अब जब चढ़ना शुरू किया तो अब रपटन है वहाँ, और वो 18-20 किलो की बुलेट प्रूफ भी पहन रखी है, आपके साथ AK-47 भी है, सारी चीज़ें हैं। जब ऊपर चल रहे हैं, गिर रहे हैं, किसी तरह हम वहाँ पहुँचे। पहुँच के फिर उन लोगों को जहाँ उसने बताया था उनको मोटिवेट किया, सारी चीज़ें की। और वो इतना बड़ा कैच था कि 10,000 राउंड, 11 AK-47, 9 पिस्टल और रॉकेट लॉन्चर, ये सब मिल गया। अच्छा, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कैसे, मतलब थके हुए थे हम लोग, जैसे ही ये सब मिला, जैसे हमें ये मिला, सब लोग खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। एक्साइटमेंट। हाँ, एक हमारे साथ एक अधिकारी थे, त्यागी जी, उन्होंने तो 500 रुपये निकाल के उसको दे दिए जिसके यहाँ से हथियार मिले थे। तब के टाइम के 500 रुपये बहुत बड़े हैं सर। बड़े रुपए थे। और होता ये था कि ये लोग पाकिस्तान की तरफ से आते थे, आतंकवादी, तो जो हथियार वगैरह लाते थे तो उनको वहाँ एक आतंकवादी को एक पिस्टल, एक AK-47 AK-47 के 100 राउंड, पिस्टल के राउंड्स, और एक कुरान का गुटका और 10,000 रुपये, ये उनको दे के भेजते थे वो। तो वो लोग क्या करते थे, वेपन वगैरह कुपवाड़ा और जो बॉर्डर इलाके में ही छोड़ देते थे, और बाद में वो वेपन और वो सब उनको जहाँ के भी रहने वाले हों, शोपुर के हों, वो जैसे टैंकर आ रहे हैं या दूसरे गाड़ियाँ आ रही हैं, उनके थ्रू उन तक पहुँचते थे। अच्छा, छुपा के। अब आप सोचिए कि साहब वो खुश हो गए, तो वो लेके आए, और लेके आके सब जगह बहुत खुशी हो गई कि भाई इतना बड़ा कैच पकड़ा गया। अब ये जो शख्स था, ये हमने इससे कहा कि भाई चलो और आगे के ऑपरेशंस करते हैं। तो फिर ये हुआ कि चलो, जो हमारे आईजी साहब थे, कि इसको हम छोड़ देते हैं और ये हमें फिर आगे सूचनाएं देगा। और ये बोला कि के शर्मा आप जाएंगे और इसको कुपवाड़ा में इसके घर के आसपास अकेले जाके और छोड़ के आएंगे। ये बहुत बड़ा डिसीजन नहीं है सर, बहुत ही ट्रिकी, कि अगर छोड़ दिया तो ये इस तरह के वहाँ जब डिसीजन होते हैं, ये इस तरह के डिसीजन होते रहते हैं जो हाँ। क्या नाम था सर, टेररिस्ट का नाम बता नहीं, सकते अब नाम छोड़िए। पर बड़ा, बहुत बड़ा। बाद में वो वहाँ का लीडर भी बन गया। जब मैं इलेक्शन कराने गया 2002-03 में, जब इलेक्शन कराने गया था वहाँ, तब वहाँ जो एसएसपी थे, जब उनसे उसकी चर्चा की, बोले सर वो तो अब नेता बन गया है, 2 गाड़ियाँ तो प्रोटेक्शन की हमने दे रखी हैं उसको। तो बात सर, मतलब फिर उसने ऑपरेशन और आपको कराया? अब मैं आपको उसकी आगे की बता रहा हूँ कि किस तरह के हम लोग काम करते थे। तो उसको हमने छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद ये तय हुआ कि 3 दिन बाद उससे फिर मुलाकात होगी। और ये जगह ऐसी थी जहाँ के कोई फोर्स ऑपरेट नहीं करती थी उन दिनों, मतलब बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी जगह ये। तो 3 दिनों के बाद फिर वही हुआ हमारे साथ। वहाँ के जो अभी तो स्वर्गवास हो गया डीआईजी साहब थे, इजहार आलम साहब थे, और डीडी गुप्ता साहब। इजहार आलम साहब पंजाब में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बड़ा नाम है उनका। और डीडी गुप्ता साहब जो थे हमारे आईजी साहब, ये वो और मैं और 2 आदमी और हम लोग पहुँचे। अब उनको तो हमने वहाँ कुपवाड़ा में बैठाल दिया और हमसे कहा कि अब आप उसको उसके आसपास से लेके आओ।
अब हमने उससे पूछताछ भी की थी, तो हमारा प्रेम भी उससे था। हमने कहा कि क्या कर दे, क्या पता भाई, देखो सोच विचार। फिर भी हम गए, तो पहले तो वो मिला नहीं। फिर एक जगह जहाँ मोड़ था, उसकी तरह आप बिल्कुल जैसे रैम्बो वगैरह होते हैं ना, उस तरह वो पेड़ की उनको पकड़ के झूलता हुआ नीचे आया और बोला कि साहब ये है। फिर उसको लाए, फिर आईजी साहब से उनसे मुलाकात कराई। फिर उसने कहा कि साहब अब मैं 1 महीने बाद मिलूँगा। तो फिर गए एक वहाँ महीने से। तक अंडरग्राउंड? वो फिर तो उसको छोड़ ही दिया था ना, वो अपना काम कर रहा था। उसका टास्क ये था कि भाई तुम ज़्यादातर लोगों को आतंकवाद से वापस मुख्य धारा में लेके आओ। ये और वो उसने ऐसा किया? उसने ऐसा हमसे कहा कि वो करेगा। वो तो कहना ही था सर, लेकिन तो फिर 1 महीने बाद जब हम उससे मिलने गए, तो वो मिला नहीं। तो उसने फिर हमने देखा कि एक जगह, और वहाँ उन दिनों हमने ये सीआरपी गाड़ी तो थी नहीं, हमने भी फिरन पहन रखी थी। लेकिन भाई फिरन कितनी भी पहन लो, कैसे कोई आपको कश्मीरी समझ लेगा, आपको तो समझ सकता है। लेकिन तो वहाँ हमने देखा कि कुछ लोग किसी पेड़ के नीचे बैठे हूँ। मैंने कहा चलो बीच में बैठे होंगे। जो पास देखने लगे तो उनकी AK-47 दिखने लगी। हम केवल 3 आदमी। तो हमारा एक ड्राइवर था रमजान, वहीं कर रहे। मैंने कहा भाई रमजान गाड़ी मोड़ लो और चलते हैं। तो फिर उसके बाद उससे मुलाकात नहीं हुई, वो चला गया। लेकिन आप सोचिए कि किस किस तरह के हम लोगों ने वहाँ ऑपरेशन किए हैं। इससे मुझे आपने सब बोला ना कि वो जगह में कोई फोर्स गार्ड नहीं करी थी, कुछ नहीं था सर। उसके बाद आप ये सब ऑपरेशंस किया, ये पुलवामा में जो एक अटैक हुआ, और तब तो आप सर्विस में ही थे ना सर? 2000 हाँ, पुलवामा के समय पुलवामा में 40 CRPF जवान उसमें शहीद हुए थे। और फिर अभी तो पहलगाम वाला अटैक। तो जब ऐसा कोई अटैक हो रहा होता, इतना बड़ा, वो कोई छोटा अटैक नहीं था जो पुलवामा में हुआ था, उससे पहले किसी को कुछ मालूम नहीं चलता है, या उसके लिए कोई प्रिवेंटिव मतलब कुछ नहीं, ये तैयारी हुआ? भाई ये तो बिल्कुल मालूम रहता है कि अब आतंकवादी हैं, कभी भी अटैक कर सकते हैं। भाई इतनी जो फोर्स लगा रखी है पूरी, जब आप जम्मू से चलती हैं और श्रीनगर तक जाते हैं, तो पूरी दोनों तरफ जिस समय कानवाई चलती है तो आप फोर्स देखते हैं। तो ये तो मालूम है, हमें अंदेशा है, हमें पूरा इसकी संभावना है कि अटैक हो सकता है। इसीलिए तो फोर्स लगाई जाती है। उसे रोड ओपनिंग पार्टी कहते हैं, ROP, रोड ओपनिंग पार्टी। वो पूरी रोड को, जो जम्मू से लेके जब तक कानवाई अपने मुख्यालय तक नहीं पहुंच जाते लोग, तब तक हम लोग पूरी सुरक्षा देते हैं। अब समस्या क्या आती है कि पूरी रोड को आप हर समय केवल सिक्योरिटी फोर्स के लिए नहीं रोक सकते। सर, तो इसमें प्योरली इंटेलिजेंस का जो रोल है वो कैसे, मतलब इतनी बड़ा कोई इंसिडेंट होता है और वो मिस हो सकता है? पहलगाम में भी ऐसा ही हुआ? नहीं, देखिए पहलगाम की तो अलग ही है। हाँ, इंटेलिजेंस का फेलियर तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस पहले से उनको सूचना नहीं मिली। लेकिन वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट नहीं था। वहाँ देखिए, एक तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो चीज़ नहीं हो रही और अचानक हो गई। आज से पहले कभी भी कश्मीर में, जो बैसरन घाटी की बात कर रहे हैं आप, पुलवामा वाली, उसमें पहलगाम वाली, जो पहलगाम में बैसरन घाटी है, तो उसमें तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने टूरिस्ट को मारा हो। अगर 1-2 जगह कहीं घटना हो गई, वो अलग हो गई, गोली मारी भाग गए, ये तो हुई थी घटनाएं। लेकिन ऐसा नहीं था कि इस तरह पूंछ के और हिंदू पूंछ के उनको मारा गया। हाँ, अटैक कभी नहीं था, क्योंकि उनकी रोजी रोटी उसी से जुड़ी हुई है, तो वो लोग इसका विरोध करते हैं। वहाँ कभी ऐसा नहीं था। सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक होते थे, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ
जो इन्होंने गाजा वाला जो हमास का स्ट्रेटजी अपना के वहाँ आके और उसी तरह लोगों को मारा। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि हर एक नागरिक की सुरक्षा देना राज्य का कर्तव्य है, और वो उसमें फेल हुए। और फेल हुए, इंटेलिजेंस अगर होती कि ये यहाँ आने वाले हैं तो उनको रोका जाता। लेकिन हाँ, आपकी बात सही है कि वो इसमें असफल हुए। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि कई जगह सूचनाएं मिलने पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं काम करती हैं, तो वहाँ नहीं होते तो वो जनता को मालूम नहीं पड़ता। अब ये एक, हालांकि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन एक जगह आपकी बात सही है कि इंटेलिजेंस का फेल्यूर है। तो उसके बाद से देखिए अभी अब एक ये मूवी आदित्य धार जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ये धुरंधर एक मूवी बनाया, आपने देखा सर अभी? नहीं, मैंने अभी नहीं देखी, खूब पर हाँ अब तो सुनी है काफी है। बातचीत हाँ, उसके बारे हाँ, में हो रही है। तो उसमें ये भी है, पहले तो इसमें मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि उसमें ये दिखाया गया है कि भारत सरकार ने अपने एक क्रिमिनल जो शायद रिफॉर्म हो गया है उस तरह से उसको स्पाई बना के पाकिस्तान में भेजा है, और फिर वो सरकार के लिए वो स्पाई का काम कर रहा है। तो ऐसा करती है क्या सरकार कभी? आपने अपने इतने बड़े सर्विस में कभी नहीं, देखा है? वो अब सरकार उस स्तर पे करती है, उसके लिए अलग अलग एजेंसी हैं। हम लोग तो इस तरह का नहीं करते थे। हम लोग हाँ, यहाँ जैसे हमने बताया कि जैसे जिन दिनों वहाँ ना इंटेलिजेंस थी, ना पुलिस थी, ना कोई और व्यवस्था थी, तो वहाँ केवल और केवल सीआरपी थी। उन दिनों हम सारे काम करते थे, जैसे इंटेलिजेंस कलेक्शन भी है और अच्छा। एक्शन भी है। जैसे एक दिनों हमें मालूम पड़ा कि भाई ये जो है एक मिलिटेंट जो आतंकवादी से कि कुपवाड़ा से एक गाइड जो है इनको लेके आता है। तो अब कोई और तो एजेंसी थी नहीं जिससे वहाँ काम करे, तो हम लोग सी बीच में गए। वहाँ सी बीच में जाके लोगों से मिले, उनसे एड्रेस लिया। अब 13-14 किलोमीटर केवल पैदल जाना था, तो गए पैदल वहाँ तक, किया काम, हथियार रिकवर किए। तो ये काम हम सब करते थे। या अगर कहीं जाना है, किसी मिलिटेंट को पकड़ना है, तो सी बीच में जाएंगे। हमारे कुछ जो अधिकारी थे साथ में, उन्होंने दाढ़ी वगैरह भी अपनी बढ़ा ली थी, बिल्कुल वैसे ही फिरन वरन पहन के करते थे। कुछ लोग हिमाचल वगैरह के थे, तो वो लोग लगते भी बिल्कुल कश्मीरी थे। तो ऑपरेशन इस तरह के, इससे भी अब कई इतने स्तर के ऑपरेशन करते हैं जब हम देखते हैं कि जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती आज, मतलब कि ऐसे ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं जो कि सीआरपी ने उन दिनों किए थे वहाँ। अब उस तरह से नहीं हो रहा है जो अभी के फोर्सेस हैं। अब तो फोर्सेज बहुत हैं, रिसोर्सेज बहुत हैं भाई। आप चलिए कि उस समय तो 3-4 बटालियन थी, अब वहाँ फोर्सेज बहुत हैं। सीआरपी है, बीएसएफ है, आर्मी है, आईटीबीपी है, एसएसबी है। कौन सी फोर्स ऐसी है जो वहाँ नहीं है? सारी फोर्सेज हैं और चप्पे चप्पे पे फोर्स लगी हुई है। तो अब उस तरह का जो वो है नहीं है। और दूसरा ये है कि अभी आतंकवादियों की संख्या भी बहुत कम हो गई है सर, लेकिन अभी तो फिर से उठा है ना, बहुत ही अब भयानक वो तरह तो से। सरकार को मैंने तो 2-3 बार भी अनुरोध किया है कि ये जो विकास का है, अच्छा है, हर एक नागरिक का विकास होना चाहिए, विकास जो है नागरिक का हक है। लेकिन जो आतंकवाद से समझौता करके नहीं है। सबसे हमारी पहली प्राथमिकता आतंकवाद को कुचलना, जड़ से समूल नाश करना होनी चाहिए। अब जो आतंकवादी आते हैं वो कोई ऐसा तो नहीं कि हेलीकॉप्टर उनको पाकिस्तान का आके और यहाँ छोड़ गया हो, कि डल गेट पे छोड़ गया कि साहब पैरासूट से आ गए, उतर गए और फिर काम किया और उनका हेलीकॉप्टर खड़ा है उसमें बैठ के चले गए। नहीं, वो बॉर्डर से आते हैं, एक पूरा इकोसिस्टम उनका बना हुआ है कि वो लाता है, उनको अपने घरों में रुकाता है, फिर यहाँ उनके वेपन दिए जाते हैं, उनको पैसा दिया जाता है, उनको खाना दिया जाता है, उनको सुरक्षा दी जाती है, उनको सूचना दी जाती है। ये सिस्टम को क्यों नहीं सरकार तोड़ती है? तब से अभी तक इसमें कोई चेंज नहीं आया है सर। उस समय से जब घटनाएं हो रही हैं भाई,
अगर धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब आग है, जब घटनाएं हो रही हैं तो इसका मतलब आतंकवादी हैं, जब आतंकवादी हैं तो इसका मतलब उनका इकोसिस्टम पूरा का पूरा बरकरार है। बिल्कुल, जो अभी भी है सर। उसी इससे मुझे, मैं मूवी का जो जिक्र मैंने किया ना, धुरंधर, तो उसमें उन्होंने एक कैरेक्टर अजीत डोवल सर का भी अडेप्ट वो करा है। अगर आपने देखा हो, शायद अगर ट्रेलर वगैरह कुछ देखा हो, तो उसमें वो एकदम एक ध्रुव राठी जो यूट्यूब है ना, इन्फ्लुएंसर है, काफ़ी बड़े नाम है उनका, उन्होंने उसका पूरा क्रिटिसाइज़ किया कि ये जैसे इस तरह का मूवी है तो बहुत ही मासेस पे एक इम्पैक्ट होता है कि जो वो पॉलिटिकल नैरेटिव उसमें दिखा रहे हैं, तो उसमें फैक्ट्स को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के उन्होंने दिखाया है। और उस इस तरह की बातें कि अजीत डोभाल जो है वो ऐसा करें कि जो भी एविडेंसेस मिले हैं उनको सेव करें, प्रिजर्व करें, कि फ्यूचर में कभी कोई सरकार आएगी, मतलब हिंटिंग टुवर्ड्स द करंट गवर्नमेंट, और वो काम करेगी तब ये काम आएगा, मतलब इस तरह का। तो ये इसमें ये ना इस जहाँ पे टेररिज्म, पॉलिटिक्स, इस तरह का एक, और रिलीजन जो ऑलरेडी हम जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान का किस तरह का स्टैंड है आपस में, तो फिल्म मेकर्स की कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना इन चीज़ों को दिखाने में। आपको क्या लगता है इसके बारे में? नहीं, देखिए, आप इसको इस तरह देखिए कि क्या यहाँ जैसे रूबिया किडनैपिंग हुई, एक घटना ने आतंकवाद को 20 साल आगे बढ़ा के ले गई, तो क्या हम जैसे लोग भी सोचते थे कि भाई ये सरकार तो बदलनी चाहिए? भाई क्यों, इसमें बुराई क्या है? अगर कोई सरकार घुटने टेक देती है, और कांधार जो हाईजैक हुआ, अभी तक लोग उसकी बुराई करते हैं कि ना कि सरकार ने घुटने टेक दिए, तो इसमें बुराई क्या है? अगर सरकार राष्ट्र की अस्मिता के साथ समझौता करती है तो कोई, भाई हम किसी राजनीतिक दल या सरकार के लिए शपथ नहीं लेते हैं, हम संविधान की शपथ लेते हैं, हम राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए शपथ लेते हैं। तो यस, जैसे मैं तो बिल्कुल, मैंने सर्विस ज्वाइन की थी, मेरा किसी भी दल से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हाँ, मेरा दिल रो रहा था उस समय कि भाई सरकार है कि नहीं है, कोई डायरेक्शंस नहीं है, ये कि साहब वो अरब देश नाराज हो जाएंगे अगर इनके साथ सख्ती की, मतलब ये ब्रीफिंग हमको हमारे वरिष्ठ अधिकारी कहते थे उस समय कि भाई इस समय हम इसलिए सख्ती नहीं कर रहे हैं। क्यों? मैंने तो एक उसमें पूछा भी, मैंने कहा सर ये इतना प्रेशर हमारे ऊपर नहीं डालना चाहिए, ये जो विदेश नीति है आपका काम है, आतंकवादियों को मारना, उनको पकड़ना, उनको बर्बाद करना हमारा काम है। बिल्कुल। तो इसमें मैं कोई, ये जो राठी या जिसका भी नाम आप ले रही हैं, हाँ, ये लोग जो हैं वो उल्टी सीधी बात करते कर। देखिए, आज हम इसलिए यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्र एक है। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे जो आईजी साहब थे, उन्होंने एक दिन हमें नाश्ते पे बुलाया, नाश्ते पे बुला के उन्होंने ये कहा कि भाई हम जिस चौराहे पे खड़े हैं, और सबको मालूम है, इतिहास लिखा जा रहा है कि यहाँ डीडी गुप्ता भी काम कर रहा है, यहाँ के शर्मा भी काम कर रहा है, यहाँ चौहान भी काम कर रहा है, यहाँ दत्ता भी काम कर रहा है, यहाँ सब लोग काम कर रहे हैं। सब लिखेंगे कि अगर कश्मीर चला गया तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके पास बंदूक में गोली थी या नहीं थी, बात ये पूछी जाएगी कि जज्बा था कि नहीं था। तो हमारे एक मित्र हैं त्यागी जी, वहाँ बैठे हुए थे, बोला साहब जब तक है दम 1 इंच भी कश्मीर की नहीं देंगे हम, मतलब इमोशनल होके, और उन्होंने कहा कि जिंदा रहते रहते तो हम 1 इंच यहाँ की नहीं देंगे। ये जज्बा था उस समय। मैंने आपको बताया हमारे पास वेपन, ऑटोमेटिक वेपन नहीं थे उस समय तक, हमने उनकी AK-47 छीनी, उन्हीं से उनको मारा। हम अगर इसमें पड़े रहते कि साहब ये कानून ये कहता है और नियम कानून ये कहते हैं, सबसे ऊपर राष्ट्र है। आज हम आप लोग आराम से यहाँ बैठे हुए हैं, सारी चीज़ें बात कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्र एक है, राष्ट्र सुरक्षा है। जब हम हमारे सैनिक वहाँ करगिल में भी खड़े हुए हैं और ऊपर सीमाओं पर भी खड़े हुए हैं, सब आतंकवादियों को वहीं रोके रखा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसी से एक बड़ा एक ये आपका इसके बाद जो पोस्टिंग था वो छत्तीसगढ़ में था,
नक्सलाइट, वो बहुत इम्पोर्टेंट आपका एक सर्विस का पार्ट है, पोस्टिंग का। तो अभी सरकार ने, भारत सरकार ने नवंबर में जो नक्सलाइट लीडर है हिडमा, उनको पकड़ा, और उन्होंने ये भी एक रिजॉल्व लिया है कि मार्च 2026 तक हम नक्सलिज्म को बिल्कुल इराडिकेट, हटा देंगे। तो आप जब वहाँ पे थे, वो आपका सबसे डिफिकल्ट आप कश्मीर को बोलेंगे या छत्तीसगढ़ को? छत्तीसगढ़। ऐसे क्यों? छत्तीसगढ़ को इसलिए बोलेंगे, एक तो वहाँ का टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, अच्छा। फिर दूसरा यहाँ कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर था कश्मीर में, आप लोग व्हीकल इस्तेमाल कर सकते थे, आप लोग सारी चीज़ें, वहाँ तो है ही नहीं, आपके अलावा कोई जाएगा ही नहीं। तो वो जो था वो छत्तीसगढ़ था, और छत्तीसगढ़ जब हम गए थे वहाँ 2003 में पहली बार मैं अपनी बटालियन लेके वहाँ गया एज ए कमांडेंट। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो नक्सल जो ग्रुप थे उनको गैर कानूनी घोषित नहीं किया हुआ था। तो आप क्या करोगे उनके खिलाफ कार्रवाई? और आज कितनी बटालियन है आप अनुमान, हम 2 बटालियन के साथ वहाँ गए थे, आज कितनी बटालियन है? आज तो काफ़ी ज़्यादा है अब तो। अनुमान लगाइए सर, 20, 30, 40 नहीं पता, बढ़ते जाओ। अच्छा। आज लगभग 80 बटालियन, अब मेरे ख्याल से लेटेस्ट तो मुझे नहीं मालूम, शायद 100 भी हो गई। 1.5-2 साल पहले 80 बटालियन वहाँ थी, CRP, BSF, ITBP, SSB सब मिला के, फिर छत्तीसगढ़ पुलिस, अच्छा, DRG, मिला के आप। हाँ। तो लेकिन हम तो 2 बटालियन थे केवल। लगभग 900 वर्ग किलोमीटर में मेरी अकेली एक बटालियन थी, जहाँ से पखानजूर, अगर आप अनुमान लगाएं, एक महाराष्ट्र बॉर्डर से, और पखानजूर होते हुए, अंतागढ़ होते हुए, रावघाट होते हुए, छोटा डोंगर, भैरमगढ़, और वहाँ बीजापुर तक पूरा एक, उसमें ना स्टेट पुलिस को मालूम कि ये CRP आ गई है, CRP वालों को भी नहीं पता। उन्होंने कहा भाई 1 महीने के लिए चले जाओ आप। मैं यही तो कह रहा हूँ कि भविष्य लिखेगा जरूर इसका इतिहास, ऐसा नहीं होगा तो ये जो सरकारें, जो बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों ने कितनी लापरवाही की, जिसकी वजह से कितने नागरिकों की और कितने जवानों की जान गई। ये आज नहीं तो कल इस बात पे चर्चा तो होगी कि जब जो जिसका दायित्व है उसको पूरा करना चाहिए। जो सिक्योरिटी फोर्सेस को दायित्व है तो उनको करना चाहिए। अब आप कहते हैं नहीं भाई 1 महीने के लिए चले जाओ, वहाँ हम DG महोदय से मिलते हैं कि साहब बताइए, बोले भाई ऐसा करो कि 30 दिन के लिए आए हो, 900 किलोमीटर का लगा, 30 दिन के लिए आप बढ़ते जाओ और कर दो। मतलब जिनको कोई ज्ञान नहीं है, जिनको कोई ये नहीं है कि ऑपरेशन किस ढंग से होते हैं, तो ये थी। अब ये है कि अब गृह मंत्री स्वयं उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो फिर तो जो ये तो कल्पबल है CRPF, जैसे कल्पधेनु जो है, कामधेनु, आपको जो मांगो वो देते हैं, कल्पतरु के नीचे आप जो मांग लो आपको मिल जाता है, ठीक है। उसी तरह ये CRPF कल्प बल है, इससे जो आप करवाना चाहो। पंजाब प्रॉब्लम सॉल्व की, कश्मीर प्रॉब्लम को इसने रोके रखा, और अगर सरकार का एक निर्णय, जैसे नक्सल के बाद, नक्सल के खिलाफ उन्होंने लिया है, एक डेट दी है, अगर वहाँ का भी दे दें तो वो भी हो जाएगी। हो सकता है वो हो सकता नहीं, हो ही जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि बल और संसाधन की भारत में कमी नहीं है, केवल और केवल इच्छा करो और इच्छा शक्ति दिखा दो, हो जाएगा। अब ये भी तो नक्सलवाद का भी तो हो ही रहा है। अच्छा सर, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने बोला ना कि अभी गृह मंत्री खुद देख रहे हैं, तो इस सरकार में है कि स्टेट एजेंसीज और सेंट्रल एजेंसीज मिल के काम कर रही हैं। पहले जब आपके समय में ऐसा आपको दिखता था कि, क्योंकि ये सबसे मुश्किल चीज़ है, जब तक ये नहीं होगा तो आप अपने में ही फिर उतना एक्शन नहीं हो पाता। मैंने तो ये देखा था, मैं तो बता रहा हूँ, 2003 में स्टेट पुलिस को, स्टेट अथॉरिटीज़ को
तो ये लगा कि आप लोग आ क्यों गए हो यहाँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन कहाँ से होता है। बिल्कुल तालमेल की बात छोड़िए, क्या वो जो थोड़ी भी इच्छा शक्ति नहीं थी कि, और ये कोई सोचना भी नहीं था कि, विजन भी नहीं था कि हमको ये समस्या समाप्त करनी है तो कैसे करनी है, ये कुछ नहीं था। अभी जब गृह मंत्री ने सोचा, क्योंकि मैं जब सर्विस में था गृह मंत्री आ चुके थे और मैं आईजी कोबरा था, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, जो कि नक्सलवाद को देखती है सारे इलाकों को, तो मुझे मालूम है कि किस तरह हर एक छोटी छोटी चीज़ों पर गृह मंत्री नज़र रखते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं। तो उन्होंने उसके बाद एक नीति बनाई है, उस पर अमल हो रहा है। तो आप देखिए मार्च 2026 तक नक्सलवाद का वो ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ पे जैसे नक्सलाइट है या टेररिस्ट है, इनका आप इतनी क्लोजली आपने उनसे हैंडल किया, स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है? उनको कोई डर नहीं होता है? डर तो उनको भी होता है, सारी चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जैसे कश्मीर की आपको बात बताऊं, कश्मीर में तो जो नेता थे, जैसे शेख अब्दुल्ला के बारे में वहाँ के लोग बताते थे कि वो फिरन पहनते हैं, आपने जैसे जो एक उसका है, हाँ। तो बोले कि साहब जब वो अंदरूनी इलाके में जाते थे तो पाकिस्तान का नमक अपने पास फिरन में रख के ले जाते थे और दिखाते थे कि भाई हम तो यहाँ मिलना है, हमें यहाँ जाना है। श्रीनगर आके दूसरी बात करते थे, दिल्ली में आके तीसरी बात करते थे। ठीक है, तो ये जब सोच विचार था, तब वहाँ जो जनता थी उसको बरगला के, एक तो देखिए इस बात को जितनी जल्दी हम स्वीकार कर लें कि इस्लाम के नाम पर वहाँ के लोगों को बरगलाया गया, मस्जिदों का इस्तेमाल किया गया, तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो उनको बरगला के, और शुरू में हम लोग गए तो हमारे पास बोल्ट एक्शन राइफल होती थी, तो उन्होंने कहा कि साहब ये देखिए, वो दिखाते थे। जब बाद में कई आतंकवादी पकड़े गए तो हमने उनसे पूछा कि तुम इसमें क्यों आ गए, तुम्हें मालूम नहीं था हम मारेंगे? बोले नहीं सर, हमें तो ये बताते थे इनके पास तो बोल्ट एक्शन राइफल है और ये तो कुछ नहीं कर सकते, और ये तो देखो इनके पास तो लाठी है, हम इनको मार देंगे। फिर एक इस तरह का सिस्टम बना दिया कि जैसे बैंक हैं, बैंक से जिन्होंने लोन लिया था उनको बताया कि अगर ये कश्मीर पाकिस्तान में मिल गया तो तुम्हें लोन नहीं देना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बता रहा हूँ। नक्सल्स का एकदम अलग है। नक्सल्स का जो है, जो नक्सल्स में लड़के जो, देखिए वहाँ दो है, लीडरशिप अधिकतर है आंध्र प्रदेश की या तेलंगाना से। वहाँ एक वारंगल इंजीनियरिंग कॉलेज है, REC जो होता था, वहाँ की जो अधिकतर लीडरशिप उन्हीं जिलों की है अभी भी, इस समय तक भी। हिड़मा को जब उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि लीडरशिप सारी की सारी आपकी वहाँ की है, तब उन्होंने हिड़मा को प्रोजेक्ट किया एज ए लीडर। ठीक है, अदरवाइज लीडरशिप अभी भी आंध्रा और वहाँ की है। लेकिन वहाँ जो बाकी लोग हैं, उन लोगों ने तो ये भी नहीं देखा कि, मतलब क्योंकि इंटीरियर इलाका है, नहीं है रोड, नहीं है ये नहीं है, तो प्रशासन वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। कुछ भ्रष्टाचार की वजह से, कुछ काहली की वजह से, कुछ जो हमारा होना चाहिए कि भाई राष्ट्र का विकास करना है, वो उसकी कमी की वजह से प्रशासन नहीं पहुंच पाया, तो नक्सल आ गए। अब उन्होंने तो देखा ही नहीं था, तो वहाँ एक से बात हो रही थी, तो बोले कि साहब एक आदिवासी को तो ये भी नहीं पता कि अंग्रेज चले गए, तो दूसरा बोला कुछ को तो ये भी नहीं पता कि अंग्रेज आए थे। तो वहाँ अज्ञानता का स्तर ये था। तो उन्होंने आके उनको बरगला लिया, बताया कि साहब हम आपको ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये कर देंगे, और ये सरकार, भाई जिसको कुछ नहीं पता उसको आप जो कह दोगे। अब तो जब से मोबाइल फ़ोन आए हैं, एजुकेशन बढ़ी है, लोगों को मालूम पड़ रहा है, बच्चे यूथ को भी मालूम पड़ रहा है, तो वो भी एक चेंज हो रहा है। गवर्नमेंट ताकत से काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। रोड बन रही है, इसमें कोई शक नहीं है। पानी जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। स्वास्थ्य जा रहा है, शिक्षा मिल रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ जो
मोबाइल टेक्नोलॉजी बढ़ी है, जिससे मोबाइल नेटवर्क हो गया, सब लोगों को सूचना मिल रही है, अब तो काफ़ी बदलाव आ रहा है। अगर एक बार ये नक्सलवाद खत्म हो गया तो फिर दोबारा नक्सलवाद वहाँ नहीं आएगा, क्योंकि लोग बाग सचेत और संवेदनशील हो जाएंगे, उनको मालूम है हमारे हक क्या है। सरकार ज़्यादा कर ही रही है, सरकार के बारे में सचेत है। अभी सरकार की बात हो रही है, तो सीआरपीएफ में जैसे आप पैरामिलिट्री फोर्सेस सारे मिला लीजिए, उसमें जितने भी बल हैं, उसमें अभी भारत सरकार ने ये डेटा पार्लियामेंट में दिया, दिसंबर 2025 की बात है, जिसमें सुसाइड्स का रेट इतना ज़्यादा है जो जवान हैं उस अंदर इंटरनली, और फ्रैट्रिसाइड्स भी हैं, और बहुत ही मास लेवल पे रेजिग्नेशंस भी हैं। तो अगर सुरक्षा जो बल हैं उनके अंदर ही जवान जो हैं वो सुसाइड इतना कर ले रहे हैं, शायद 438 कुछ सुसाइड पिछले 3 साल में है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है अगर हम सिर्फ पिछले 3 साल में देखें। बहुत बड़ा नंबर है और बहुत ही दुखद है, बहुत ही मतलब ये जो है ये सोचनीय स्थिति है, जहां हमारा एक भी जवान अगर अपनी सर्विस कंडीशन की वजह से बिल्कुल अपनी जान से को छोड़ देता है, आत्महत्या कर लेता है या सर्विस छोड़ देता है, ये दुखद और सोचनीय है। सरकार को एक तो ये है कि देखिए सीएपीएफ जो है इसमें सभी पूरे देश से सर्विस करते हैं लोग, तो अब एक नागालैंड का भी है, एक केरल का भी, सभी फोर्स से करते हैं, और डिप्लॉयमेंट कहीं भी हो जाता है, और डिप्लॉयमेंट जनरली वहीं होता है जहाँ के प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, अदरवाइज फोर्सेस का कोई नहीं है। तो आपको ऑपरेशनली एक इलाके में एक निश्चित स्ट्रेंथ रखनी पड़ती है, तो उसके लिए छुट्टी वगैरहों का थोड़ा सा परेशानी होती है। और फिर जो एक आप रह रहे हैं, फिर आपके बच्चे पढ़ने लगे, फिर आपकी फैमिली कहीं रह रही है, तो 3-3 एस्टेब्लिशमेंट अगर उसको मेंटेन कर रहे हैं तो जो फाइनेंस का भी बोझ पड़ता है उसके ऊपर, फिर सोशल प्रॉब्लम भी होती हैं कुछ, तो उसके तरफ थोड़ा सरकार को सोचने की ज़रूरत है। जैसे आर्मी का है, आर्मी में आपने अगर 3 साल हार्ड एरिया में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, खैर छत्तीसगढ़ में तो आर्मी गई नहीं थी, तो मान लो कश्मीर में भी ऑपरेशन इलाके में अगर आर्मी 3 साल रह गई कोई उनकी यूनिट, तो उसको 100% गारंटी है कि उसको पीसफुल पोस्टिंग मिलेगी ही मिलेगी। हमारी तरह नहीं कि पंजाब में काम किया और श्रीनगर चले गए। श्रीनगर से अब जैसे मान लो कोई लड़का अभी छत्तीसगढ़ है, तो उसकी सेकंड पोस्टिंग श्रीनगर हो जाएगी, थर्ड पोस्टिंग फिर और ऐसी जगह कहीं हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, विशेष तौर से सीआरपीएफ में, तो ये बहुत ही शोचनीय स्थिति है, जहाँ की आपका कोई अनिश्चितता है कि आप आज यहाँ हैं, कश्मीर में है, कल छत्तीसगढ़ में है, परसों नॉर्थ ईस्ट, अब जैसे मणिपुर हो गया तो सडनली जिसकी दिल्ली पोस्टिंग हुई थी, जिसकी घर पे पोस्टिंग हुई थी, जिसकी पीस पोस्टिंग हुई थी, जिसकी स्टैटिक पोस्टिंग हुई थी, बोले छोड़ो, राष्ट्र प्रथम जाओ वहाँ। तो इसका अच्छा, इसका कुछ अगर एक इस तरह का कुछ फाइनेंशियली बेनिफिट हो जाए कि भाई आपको एक मूवमेंट पे भाई आपको 20,000 रुपये हम देते हैं, ताकि आपको, आप एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाते हैं, मान लो आज ही तो आप आए यहाँ दिल्ली, आप फैमिली लेके आए और आपको तुरंत उन्होंने भेज दिया मणिपुर, तो एक तो ये कि भाई आदमी जो है वो समाज में रहता है, अब बेचारा फैमिली को, क्योंकि एक मान, अच्छा अब आप कल्पना करिए कि चलो हरियाणा से आया है तो वो हरियाणा गांव में छोड़ आएगा, लेकिन एक केरल का आदमी है, वो फैमिली को लेके आया दिल्ली और उसको भेज दिया मणिपुर, तो ये बड़ी दुविधा की स्थिति है ना यहाँ। मतलब लैंग्वेज
प्रॉब्लम है, फिर कहाँ रखोगे, फिर परिवार को कैसे छोड़ोगे, किसके भरोसे छोड़ोगे, ये क्योंकि इतने बड़े बड़े हमारे पास कैंप तो हैं नहीं, जहाँ के फैमिली अगर हैं भी कैंप तो उनमें इतनी जगह नहीं है। तो क्योंकि जो हमारा है वो 13-14% करीब क्वार्टर्स का है। सर सिर्फ ये जो बाकी सोशल इश्यूज़ के जो उनके इस तरह के पर्सनल इश्यूज़ और कि एक स्ट्रक्चर नहीं है कि हार्ड के बाद सॉफ्ट पोस्टिंग हो, एक इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें और भी इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जिसमें काडर के आप उस काडर में है लेकिन आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, बाहर से कोई और आके आपको हेड कर रहा है। तो इस तरह का जो अनरेस्ट है, डिसकंटेंट है, ये बहुत बड़ा रीजन। हाँ, ये आपने ऐसा देखा होगा आपने? हाँ बिल्कुल देखा है, हमने देखा ही नहीं, हमने देखा भी है भाई कि मोस्टली बस उस लेवल, एक लेवल पे आके फिर रिटायर कर जा रहे हैं। हाँ, रिटायर कर जाते हैं, नहीं बढ़ रहे हैं। अभी आप देखिए कि इस समय भी जो असिस्टेंट कमांडेंट 15 साल पहले जिसने ज्वाइन किया है उसका प्रमोशन अभी तक नहीं हुआ। भाई आप उस फोर्स का मोराल कैसे बढ़ाएंगे जिसमें 15-15, 16-16 साल तक पहला प्रमोशन नहीं हो रहा। भाई ये तो देखना सरकार का काम है, सरकार को देखना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि भाई इनका आप सारी चीज़ें इनको दीजिए, लेकिन फिर भी वो तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत मतलब बड़ी, और बहुत ये बड़ी बदला प्रॉब्लम नहीं है, चले जा रहा है। हाँ अभी तक तो इसका कोई समाधान नहीं हुआ। ये जो आपने कहा एक समस्या तो वो है, ये समस्या मनोबल की समस्या है, ये समस्या पूरी सोसाइटी में भी उसके स्टेटस की समस्या है कि भाई 15 साल, हमें एक अधिकारी कह रहे थे कि ये 73-74 में भी उन्होंने ज्वाइन किया, उस समय भी ये समस्या आई थी कि प्रमोशन नहीं हो रहे थे। तो वो कह रहे थे भाई, वो बोला मैं जब गांव जाता हूँ, भाई तेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, क्या तुझसे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? अब उसे कैसे समझाएं कि भाई हमने गड़बड़ नहीं की, गड़बड़ सरकार के स्तर पे है जो प्लानिंग ढंग से नहीं कर रही। भाई अभी कोई अगर ज्वाइन करता है, जैसे आपके यहाँ स्टूडियो में आया, तो यहाँ भाई पानी का इंतजाम करना, एक कप चाय का इंतजाम करना तो आपका वो है ना कि भाई बिल्कुल। तो वो सुविधाएं नहीं, जो आपको स्ट्रक्चर एक तरह का बेसिक है कि भाई हर एक आदमी चाहता है कि ऊर्ध्वरेतस्ता हो, उसको बढ़े। वो आप 15 साल तक प्रमोशन नहीं दे रहे। सर यही रीज़न है, मैं आपसे ये भी एक हमारा जो देन ये टुवर्ड्स द एंड हमारा ये एक मैसेज जो हम आप देंगे यूथ को, कि आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों में आर्मी में जाने का फैसिनेशन होता है, और सीआरपीएफ और बाकी जो फोर्सेस हैं पैरामिलिट्री के, उसमें लोग उतना इंटरेस्टेड, मतलब जो मैंने देखा है एवरीबडी, उनका आर्मी पहला वो होता है कि ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग कि हमको आर्मी में जाना है। और बाकी फोर्सेस में शायद वो तब जैसे उसमें नहीं हुआ सिलेक्शन, तो अगर आपको बहुत ही डेडिकेटेड है आप कि हमें भारत के इसमें सुरक्षा उसमें जाना है, तो फिर आप उसमें जा रहे हैं। तो उसके ये रीजंस भी होंगे, क्योंकि अब तो यूथ भी बहुत अवेयर है कि आपको वहाँ पे इस तरह का जो स्ट्रक्चर है या सुविधा है वो नहीं मिलेगी बाकी फोर्सेस में। तो बिल्कुल आपका ये इस तरह का जो अब तो अवेयरनेस भी बढ़ गई है। तो जब अभी कोई लोग जो यंग पीपल हु आर प्रिपेयरिंग, जो फोर्सेस में जाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको आप फिर क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आपका आकलन बिल्कुल सही है कि लोग जो सीएपीएफ हैं, विशेष तौर से सीआरपीएफ, बीएसएफ, इनको अपनी प्रायोरिटी में नीचे रखते हैं। रीज़न यहाँ है कि आपको जो परेशानियाँ हैं वो तो जितनी हो सकती हैं, और जब आप आ रहे हैं, देखिए एक बात हो गई कि जब जैसे हम कश्मीर में गए, तो अब कश्मीर में पहुंच गए, जब राष्ट्र के लिए जैसे मैंने बताया कि हमें ये कहा गया, तो अब फिर आपके पास सोच विचार का समय नहीं है। आपको राष्ट्रीय एकीकरण के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रीय की सुरक्षा के लिए आपको पूरा काम करना ही करना है। उसमें दो आपके पास है ही नहीं, मतलब दो रास्ते नहीं है कि भाई ये करूं या ना करूं, करना ही करना है। तो ये तो बात है कि आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको करना ही करना है। हाँ, आपकी बात सही है कि आर्मी
में, क्योंकि आर्मी पुरानी भी है, स्ट्रक्चर्ड भी है, उनके पास इस तरह का है। दूसरा, उनके पास क्योंकि उनकी ऊपर तक की लीडरशिप उनकी है, तो वो मना भी कर देते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में सरकार ने कहा कि भाई आर्मी से आप आइए यहाँ, तो उन्होंने कहा भाई नहीं है, ये क्योंकि इंटरनल मैटर है तो यहाँ हम नहीं जाएंगे। वहाँ जो है स्टैंड ले लिया जाता है। अब देखिए सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीएपीएफ जितनी फोर्सेज हैं वो उसी तरह लड़ाई लड़ती हैं जिस तरह आर्मी है। आर्मी हमारी महान है, हमारी आर्मी बहुत ही बेहतरीन आर्मी है विश्व की। हम उसका मतलब हमें गर्व है अपनी आर्मी पर। लेकिन सीएपीएफ भी वही बलिदान देते हैं। सीएपीएफ भी, उनकी वन रैंक वन पेंशन की बहुत अच्छी बात है, हमें दिल से खुशी है। हमारे जो राष्ट्र के रक्षक हैं, हमारी राष्ट्र की जो अंतिम सुरक्षा की पंक्ति हैं, वो उनको बेस्ट मिलना चाहिए, हम कहते हैं। लेकिन हमें कम से कम पेंशन तो दे दो। आपको मालूम नहीं होगा कि 2004 के बाद पेंशन बंद कर दी है। भाई ठीक है, उनको बेस्ट दें तो इनको भी दें। मैं तो फिर कह रहा हूँ कि ये जो हम तो जैसे सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ तो जो भारत रत्न सरदार पटेल हमारे जनक हैं, उसके मतलब निर्माता और सब कुछ सरदार पटेल हैं, हम उनकी संतान है और हमारे साथ सौताला व्यवहार भाई ये तो नहीं होना चाहिए। और जो जान वो भी गंवा रहे हैं अपनी, हाँ जान नहीं, राष्ट्र के लिए देखिए वो भी लड़ रहे हैं, राष्ट्र के लिए हम भी लड़ रहे हैं। हमें उनसे कोई बात नहीं है, वो उनको आप दीजिए जो भी आप देना चाहते हैं, हमारी कोई उनसे वो नहीं है, हम उनकी महानता के सामने नतमस्तक हैं। लेकिन सीएपीएफ भी बहुत बेहतरीन काम कर रही है। सीएपीएफ ने भी पंजाब प्रॉब्लम सॉल्व की है, सीएपीएफ ने कश्मीर में बेहतरीन काम किया है, सीएपीएफ ने नक्सल्स के विरुद्ध बहुत काम किया है, सीएपीएफ ने पूरे नॉर्थ ईस्ट में काम किया है, सीएपीएफ ने पार्लियामेंट बचाई है, सीआरपी ने पार्लियामेंट बचाई है, सीआरपी ने अयोध्या का मंदिर बचाया है। सीआरपीएफ ने कहाँ काम नहीं किया है? सीआरपीएफ ने सब जगह काम किया है। तो कम से कम जो बेसिक चीज़ है वो हमारे जवानों को, और विशेष तौर से जैसे आपने प्रमोशन की बात की, तो अधिकारियों को प्रमोशन के मामले में इस सरकार को सोचना चाहिए। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने इतनी सारे हमें किस्से बताए और इतनी सारी अंदर की जो बातें बताई हैं। तो आई होप आवर व्यूअर्स विल बी वेरी हैप्पी टू वॉच दिस। बट आप एक बार उनको प्लीज़ बोले कि प्लीज़ डू वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब टू TDM मंथन एंड ऑल्सो शेयर। तो देखिए इतनी बड़ी बड़ी बातें जो बहुत सारे खुलासे बसला जी ने पूछा हमसे, और जो हमारी फोर्सेज हैं उनके बारे में विशेष तौर से अंदर तक की बातें आपके साथ शेयर की। आपकी जो रक्षा करते हैं सुरक्षा बल, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप जो TDM मंथन है इसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसमें आप अगर वास्तव में इसको सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, इसकी व्यूअरशिप बढ़ाएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये चैनल जो है और भी अच्छी अच्छी शख्सियत को यहाँ लेके आएगा और आपको जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके बारे में जागरूकता देगा। एक बार मेरा आपसे ये अनुरोध है। Thank you so much, sir. Thank you so much for being our guest. And viewers, आपने अभी सर की बात सुनी है तो प्लीज़ उनकी बात तो माननी पड़ती है, आप मना नहीं कर सकते। So please do like, watch and subscribe to TDM Manthan to support our show. Thank you so much for watching us.